हेलो एवरीवन, मैं अंकुर अबेरे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलती है निःशुल्क शिक्षा, वो भी क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट फैकल्टीज के साथ। तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी जो हमारा चैप्टर था क्लास 12 ज्योग्राफी का, उसका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन देखने वाले हैं। क्लास 12 ज्योग्राफी की कौन सी बुक है हमारी? तो भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य, ये वाली बुक हमारी चल रही है और उसका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन हम देखने वाले हैं स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी का। तो अब देखें, विद्या की शाखा को आंकड़ों के प्रबंधन एवं विधियों और कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के प्रयोग में चित्रण करने से संबंधित है। मतलब अगर हम ये देखें तो ये क्या है, किससे संबंधित है? तो ये अगर इसका संबंध अगर आप देखते हैं तो कैसा संबंध आपको मिलता है? तो प्रबंधन, आंकड़ों के प्रबंधन पर बात करते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर में हम देखें, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के प्रयोग से चित्रण में उपयोग करने वाले हैं। इस आधार तंत्र को क्या कहते हैं? इसे सूचना आधार प्रबंध तंत्र कहते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है तथा कंप्यूटर सहायक मानचित्र कला भी इसको कहा जाता है ना। कंप्यूटर सहायक मानचित्र कला भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा अगर आप देखें, मोटे तौर पर हम यह कह सकते हैं कि यह कार्य सॉफ्टवेयर के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से? सॉफ्टवेयर के माध्यम से होता है। अब सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? तो सॉफ्टवेयर एक कई प्रकार के ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जो किसी स्पेशल काम के लिए डिजाइन किए जाते हैं। तो वैसे सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही ये वाला काम भी होता है, जिसमें उपयोगकर्ता को और प्रोग्रामर को डेटा बनाने, पुनः प्राप्त करने, अपडेट करने और प्रबंधित करने का एक व्यवस्थित तरीका प्रदान करता है। परंतु यह केवल आंकड़ों के प्रक्रमण, किस तक? आंकड़ों के प्रक्रमण, है ना, आंकड़ों के प्रक्रमण और आरेखीय प्रदर्शन तक सीमित नहीं है ना। आरेखीय मतलब जिसको हम ग्राफ प्रदर्शन कहते हैं, वहां तक ये सीमित नहीं है। इनका प्रयोग एक निर्णय पोषक प्रणाली को विकसित करने में, किसमें? एक निर्णय पोषक प्रणाली को विकसित करने में नहीं किया जा सकता। यदि हम अपने दैनिक जीवन में आने वाली अनेक प्रश्न, जैसे कोई वस्तु कहाँ है और क्यों है, इनके बारे में बात करें, तो यदि वस्तु को किसी दूसरे स्थान पर आप क्या करें, आपने वस्तु को किसी दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर दिया है ना। अगर स्थानांतरित कर दिया तो इसके क्या आपको लाभ होंगे, है ना। लाभ क्या होंगे, हानि क्या आपकी होगी। साथ ही साथ आप देखेंगे ये लाभ हानि किसे होगी और कितनी होगी और कब होगी, ये सारे सवाल आपके मन में आएंगे। इन तथ्यों को समझने के लिए हमें विभिन्न स्रोतों को एकत्रित आंकड़ों के प्रग्रहण और कंप्यूटर जो कि भौगोलिक प्रक्रमण यंत्रों से युक्त है का प्रयोग करके उन्हें क्या करना पड़ेगा? समन्वित करने की जरूरत होगी। उनको हम समन्वित करेंगे। इसी में स्थानिक सूचना तंत्र की संकल्पना निहित होती है ना। इसी में स्थानिक सूचना तंत्र की संकल्पना निहित होती है। क्या क्या पढ़ेंगे? तो यहाँ पर दो टॉपिक हम पढ़ेंगे। स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी क्या है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ की भौगोलिक सूचना तंत्र में, भौगोलिक सूचना तंत्र की क्रियाओं का अनुक्रम तत्व के बारे में बात करेंगे। दो टॉपिक हम यहां पर देखने वाले हैं। स्थानिक शब्द की उत्पत्ति जो है वो स्थान से हुई है। अगर स्थानिक को अगर आप देखेंगे, स्थानिक में साफ तौर पर आपको मिल रहा है कि ये किससे निकला है? स्थान से निकलकर आया है। स्थान को आप क्या कह सकते हैं? कोई जगह, कोई प्लेस, कोई लोकेशन आप कह सकते हैं। तो अब स्थान का मतलब क्या होता है? स्थान का अर्थ होता है भौगोलिक रूप से परिभाषित उस स्थान से, जिसे भौतिक रूप से माप योग्य, जिसके आयाम हैं, कुछ लक्षण हैं और कुछ परिघटनाओं का विवरण है। जैसे कि इस कमरे की मैं बात कर लूं तो ये भौतिक रूप से इसकी माप की जा सकती है। आज हम जिन आंकड़ों का प्रयोग करते हैं वह स्थानिक घटक या अवस्थित होते हैं। मतलब जिसकी भी हम बात करते हैं वो स्थानिक घटक पर अवस्थित होते हैं, स्थित होते हैं। जैसे कृषि जोत की अगर आप बात करें, किसी जोत की सीमाओं की आप बात करते हैं, या नगर निगम आदि का पता, सब कुछ स्थानिक है, सब कुछ भौगोलिक रूप से स्थित है, भौतिक तरीके से स्थित है, जिसको हम देख सकते हैं। अतः सूचना प्रौद्योगिकी का संबंध स्थानिक सूचना के भंडारण, स्थानिक सूचना के संग्रहण, भंडारण, पुनः प्राप्ति, प्रदर्शन, प्रबंधन, परिवर्तन और विश्लेषण में प्रौद्योगिकी निवेश में प्रयोग से है ना। कि क्या क्या है? संग्रहण, भंडारण, पुनः प्राप्ति, प्रदर्शन, प्रबंधन, परिवर्तन और विश्लेषण में प्रौद्योगिकी निवेश के प्रयोग से है। सुदूर संवेदन, वैश्विक स्थिति निर्धारण तंत्र, भौगोलिक सूचना तंत्र, आंकिक मानचित्र कला और सूचना आधार प्रबंध प्रणालियों का एक सम्मिश्रण होता है। इनका एक मिला जुला सिस्टम तैयार होता है। भौगोलिक सूचना तंत्र क्या है? जिसको जीआईएस कहते हैं। भौगोलिक सूचना प्रणाली एक ऐसी सूचना प्रणाली है जो सभी प्रकार के भौगोलिक आंकड़ों को कैप्चर कर सकती है, मतलब उनको इकट्ठा कर सकती है, पकड़ सकती है, साथ ही साथ उनका भंडारण कर सकती है, उनका विश्लेषण कर सकती है, उनके प्रबंधन को पेश करने के लिए डिजाइन तैयार कर सकती है, या उसको डिजाइन किया गया है कि इस तरीके से प्रबंधन को कैसे करना है, उसका इसको डिजाइन तैयार किया गया है। यह पृथ्वी के आंकड़ों के संदर्भ में हो या
संदर्भ में हो, यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें आप वेब आधारित क्या करते हैं, एक वेब आधारित जीआईएस सॉफ्टवेयर में स्थानिक आंकड़ों के जीआईएस सॉफ्टवेयर में स्थानिक आंकड़ों के प्रयोग को विकसित करने की क्षमता होती है। जीआईएस के अनुप्रयोग द्वारा जल मौसम विज्ञान, जल गुणवत्ता स्थलों की स्थिति, नदी प्रशासनिक आंकड़े, जल ग्रहण, भू आवरण, जल मार्गों से संबंधित उपलब्ध जानकारी को संबंधित उपयोगकर्ताओं को क्या कराया जाता है, उपलब्ध कराई जाती है, जानकारी उनको दी जाती है। भौगोलिक सूचना के प्रकार, भौगोलिक सूचना तंत्र दो प्रकार के आंकड़ों की सूचना देती है। कौन कौन से की बात कर रहे हैं, स्थानिक आंकड़े की बात करें, साथ ही साथ हम देखें गैर स्थानिक आंकड़ों की बात करते हैं। स्थानिक आंकड़ों को इनकी स्थिति, रेखा, क्षेत्रीय रूप तथा बनावट के आधार पर विश्लेषण किया जाता है, बनावट के आधार पर इनको बताया जाता है। आप बॉक्स में देख सकते हैं कि एक तरफ आपको स्थानीय आंकड़े दिए गए हैं और एक तरफ आपको गैर स्थानीय आंकड़े दिए गए हैं, ये आप दोनों बॉक्स में देख सकते हैं। भौगोलिक सूचना आधार, एक सूचना आधार में, भौगोलिक सूचना आधार में देखें तो एक सूचना आधार में गुण एवं उसकी मदें, है ना, गुण एवं उसकी मदें या वर्ग होते हैं। और बाईं ओर अगर आप देखें तो अगर आप देखते हैं यहां पर तो बाईं ओर आपको क्या मिलेंगे, गैर स्थानिक आंकड़े जिसमें ऑटोमोबाइल की दुकान के बारे में जिक्र किया गया है। और दाईं ओर आपको क्या मिलेगा यहां पर, तो दाईं ओर आप पाएंगे, है ना, दाईं ओर आप क्या पाएंगे, बाईं ओर बात करें यहां पर तो गैर स्थानिक आंकड़े और ये स्थानिक आंकड़े यहां पर दाईं ओर आप पा पाएंगे। ये टेबल में यहां पर बताया गया है कि क्या किस किस प्रकार के आंकड़े यहां पर दिए गए हैं। यह उपकरण कहीं भी अवस्थित हो सकता है। दाईं ओर के आंकड़े स्थानिक हैं, दाईं ओर के आंकड़े स्थानिक हैं, बाईं ओर के आंकड़े गैर स्थानिक हैं। ये सब कुछ इसमें बताया गया है कि ऐसे यहां पर हो सकते हैं। आंकड़े मान्य और समुचित रूप से परिभाषित निर्देशांक प्रणाली से ज्यामितीय रूप से पंजीकृत होते हैं, कैडित पंजीकृत तथा कैडित हों ताकि उनका भौगोलिक सूचना तंत्र के आंतरिक सूचनाधार तंत्र में भंडारण किया जा सके। अब इसमें हम कुछ सिंबल यूज करते हैं, जैसे आप देखें हमने कुछ बिंदु का उपयोग कर लिया, कुछ रेखा का उपयोग कर लिया, कुछ क्षेत्र का उपयोग कर लिया यहाँ पर, जैसे झील दिखाने के लिए कुछ ऐसा, नदी दिखाने के लिए कुछ वैसा और कोई और चीज बताने के लिए हमने बिंदु का उपयोग कर लिया। तो इनके माध्यम से भी हम मैप के ऊपर चीजों को प्रदर्शित कर पाते हैं या बता पाते हैं। भौगोलिक सूचना तंत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यक वस्तु यह स्थानिक आंकड़े हैं। जीआईएस के कोड में इन्हें निम्न विधियों से बनाया जा सकता है। पहला अगर देखें, आंकड़ा आपूर्तिदाता से आंकिक रूप से आंकड़े प्राप्त करना, आंकड़ा आपूर्तिदाता से आंकिक रूप से आंकड़े प्राप्त करना, आंकड़ों का अंकीकरण, भौगोलिकताओं का स्वयं सर्वेक्षण करके। तो ये यहाँ पर बताया गया कि इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इन विधियों के द्वारा बनाया जा सकता है, जो 3 विधि बताई गई हैं। भौगोलिक आंकड़ों के स्रोत का चयन निम्नलिखित द्वारा होता है, जैसे स्वयं कर लें, स्वयं अनुप्रयोग के द्वारा, या उपलब्ध जो बजट है उसके माध्यम से आप इनका क्या कर सकते हैं, आंकड़ों के स्रोत का चयन कर सकते हैं। आंकड़ों के स्रोत आपको 2 प्रकार से मिलेंगे, सदिश वेक्टर के बारे में और अगर चित्र रेखापुंज जिसको हम रास्टर कहते हैं इसके बारे में। ये 2 आपको चीजें मिलेंगी, सदिश और वेक्टर और रास्टर, ये 2 चीजें आप यहाँ पर देख पाएंगे। ये 2 विधियां होती हैं आपकी आंकड़ों की संरचना के प्रकार की। वेक्टर की अगर मैं बात करूं तो डाटा को अंक, रेखा या बहुभुज द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। विषयगत डाटा का वेक्टर के रूप में सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व किया जाता है, जैसे देश की सीमाएं, सड़कें, रेल मार्ग आदि, ये सब कुछ। रेस्टर्स की बात करें तो डाटा ऐसी जानकारी के लिए सबसे उपयुक्त है जिसमें कठोर सीमाएं नहीं होती हैं। मतलब यहां पर आप देखें तो यहां पर कठोर सीमाएं नहीं होती, यहां पर कुछ सीमाएं हैं। डाटा को कैसे करते हैं अपन, ग्रिड कोशिकाओं में एक इस तरीके से ग्रिड टाइप का जाल बन जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम इसको स्टोर करते हैं यहाँ पर। और ग्रिड के इस बीच वाले इलाके को क्या कहते हैं, इसको सेल कहा जाता है। क्या कहते हैं, इसको सेल कहा जाता है। तो ग्रिड कोशिकाओं की श्रृंखला के रूप में आप इसको देख सकते हैं, जहां प्रत्येक सेल में, फिर बात आ गई ना, प्रत्येक सेल में, सेल क्या हो गई, तो सेल समझ में आ गई, रो और कॉलम के बीच का जो हिस्सा है इसको सेल कहते हैं। प्रत्येक सेल में एक विशेषता का प्रतिनिधित्व करने वाला मूल्य होता है, जैसे ऊंचाई, तापमान, बर्फ, कुछ ना कुछ उसमें लिखा होगा। सभी प्रयोक्ताओं के लिए सदिश अथवा रेखा, चित्र रेखा पुंज के लिए सर्वाधिक साधारण स्रोत कठोर कॉपी, मतलब साधारण स्रोत क्या, हार्ड कॉपी अथवा मृदु कॉपी, सॉफ्ट कॉपी की, है ना, ये सब क्या है इनके, ये कठिन स्रोतों के बारे, आसान स्रोतों के बारे में बात की गई है कि ये आसान स्रोत होते हैं। मानचित्रों की निम्न विशेषताएं हैं। मापनी, यह मानचित्र और धरातल की संबंधित दूरी का प्रतिनिधित्व करती है। स्केल आपने बना लिया, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर या 1 लाख सेंटीमीटर, जो आप बनाना चाहें वो बना सकते हैं।
या किलोमीटर में कर सकते हैं। मानचित्र के गुणों को प्रदर्शित करते हुए रंगों और चिन्हों का प्रयोग आप करें। स्वीकृत निर्देशांक जो भी एक्सेप्टेबल जो निर्देशांक है वह पृथ्वी की सतह पर सत्ताओं की अवस्थिति को स्पष्ट करते हैं। मानचित्र में सूचना का एक विशेष ढंग से प्रकाशित एवं प्रदर्शित होना। मानचित्र एक या एक से अधिक निर्धारित विषय वस्तु को प्रदर्शित करता है। यदि मानचित्र में चित्रित सूचनाओं में कोई परिवर्तन करना हो तो एक नया परिवर्तित मानचित्र आलेखित करना पड़ेगा। एक नया परिवर्तित मानचित्र क्या करना पड़ेगा? आलेखित करना पड़ेगा। भौगोलिक सूचना तंत्र के लाभ। भौगोलिक सूचना तंत्र आंकड़ा भंडारण और प्रदर्शन की अनेक विधियों के अलग अलग लाभ प्रदान करता है। क्या करता है? अनेक विधियों के अलग अलग लाभ प्रदान करता है। उसमें प्रयोक्ता द्वारा स्थानिक लक्षणों के बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रयोक्ता द्वारा क्या कर सकते हैं? स्थानिक, है ना, स्थानिक लक्षणों के बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। साथ साथ गैर स्थानिक आंकड़ों को प्रदर्शन एवं विश्लेषण से निकाला जा सकता है। उनको प्रदर्शन और विश्लेषण से हम गैर स्थानिक आंकड़ों को भी निकाल सकते हैं। गैर स्थानिक आंकड़ों का विश्लेषण करके मानचित्र तैयार किया जा सकता है। स्थानिक प्रचालन जैसे बहुबुध अधिचित्र के समन्वित सूचनाधार पर अनुप्रयोग करके सूचनाओं के नए समुच्चय तैयार किए जा सकते हैं। आंकड़ों के विभिन्न तत्व एक दूसरे के साथ अंश अवस्थित कोड की सहायता से जोड़े जा सकते हैं। अंश अवस्थित कोड की सहायता से इनको क्या कर सकते हैं? जोड़ा जा सकता है। भौगोलिक सूचना तंत्र के घटक। भौगोलिक सूचना तंत्र के निम्न घटक हैं। कौन कौन से? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, आंकड़े, लोग और प्रक्रिया। ये आपके भौगोलिक सूचना तंत्र के घटक होते हैं, उनके पार्ट होते हैं। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, आंकड़े, लोग और प्रक्रिया। ये आप देख सकते हैं। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, आंकड़े, लोग और प्रक्रिया ये किसी भी भौगोलिक सूचना तंत्र के आधारभूत घटक होते हैं। हार्डवेयर की बात करें तो इसके अंदर जैसे हम पढ़ भी चुके हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है? हार्डवेयर जिसको हम छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर जिसको हम छू नहीं सकते। ये बेसिक अंतर यहां पर आप देख सकते हैं। हार्डवेयर इसके अंतर्गत अगर आप देखें तो हार्डवेयर में एक प्रोसेस होती है, भंडारण प्रदर्शन होता है, निवेश होता है, परिवेश मतलब इनपुट आउटपुट स्टोरेज। ये डिवाइस है आपकी देखने को मिलेंगी। इसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर मॉड्यूल, आंकड़ा प्रवेश मतलब कुछ सॉफ्टवेयर होंगे जिनके माध्यम से हम आंकड़ा प्रवेश करते हैं। जैसे हम कीबोर्ड के माध्यम से विश्लेषण करते हैं, रूपांतरण करते हैं, परिवर्तन करते हैं। आंकड़ा प्रदर्शन और बहिर्वेशों के लिए वो सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। सूचना आधार प्रबंधन तंत्र जो हम देखें, इंफॉर्मेशन जो मैनेजमेंट सिस्टम है या आधार जो बेसिक मैनेजमेंट सिस्टम है वो भी एक सिस्टम होता है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें आपको निम्नलिखित 2-3 प्रकार के मॉड्यूल्स देखने को मिलेंगे। आंकड़ों की प्रविष्टि संपादन है। आंकड़ों की प्रविष्टि संपादन और अनुरक्षण से संबंधित होता है। विश्लेषण, रूपांतरण एवं परिवर्तन से संबंधित होता है। आंकड़ों के प्रदर्शन और बहिर्वेश से संबंधित मॉड्यूल होता है। तो ये आपको क्या है? सॉफ्टवेयर के बारे में यहां पर जानकारी दी गई है कि सॉफ्टवेयर के क्या मॉड्यूल हो सकते हैं। आंकड़े क्या कहलाते हैं? तो आंकड़े भौगोलिक सूचना तंत्र की क्या होते हैं? रीढ़ की हड्डी होते हैं। अगर आपके पास आंकड़ा नहीं है तो आप कैसे कोई तंत्र बनाएंगे या कैसे कोई इंफॉर्मेशन निकालेंगे? तो रीढ़ होते हैं। आंकड़ों को सृजन अथवा ग्रहण मतलब आप उनको या तो उनको क्रिएट कर सकते हैं या उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं। आंकड़ा निवेश से भौगोलिक सूचना तंत्र द्वारा आंकिक, है ना, क्या होता है? आंकिक मानचित्र तैयार किया जाता है। यह आंकड़ों के अन्य स्रोतों को भी संकलित करता है। सूचना आधार प्रबंध प्रणाली, इसको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का भी प्रयोग किया जाता है। प्रक्रिया, इसके अंतर्गत आंकड़ों का प्रत्ययन, है ना, तंत्र में निवेश, संचय, प्रबंधन, परिवर्तन, विश्लेषण, तंत्र बहिर्वेश, ये सब कुछ यहां पर शामिल किया गया है। लोगों की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत प्रयोक्ता आते हैं। प्रयोक्ता शब्द विस्तृत है। इसके अंतर्गत उसमें मतलब कौन कौन आ जाएंगे? संसाधन आ जाएंगे, पर्यावरणीय, वैज्ञानिक, नीति निर्माता आ जाएंगे, मॉनिटरिंग तक सब कुछ इसमें शामिल किया जाएगा प्रयोक्ता के अंतर्गत। यह लोग भौगोलिक सूचना तंत्र का प्रयोग निर्णय पोषित प्रणाली को विकसित करने, उनसे उत्पन्न होने वाली समस्याओं के समाधान हेतु करते हैं। स्थानिक आंकड़ा फॉर्मेट, स्थानिक आंकड़ों का प्रदर्शन सदिश और वेक्टर और रेस्टर द्वारा या इनके प्रारूपों में किया जाता है। वेक्टर और रेस्टर प्रारूप में करते हैं। रेस्टर क्या है? जिसे चित्ररेखा पुंज कहते हैं। तो चित्ररेखा पुंज जिसको हम रेस्टर कहते हैं, इसमें आंकड़ों का प्रदर्शन वर्गों के जाल में किया जाता है। कैसे करते हैं? वर्गों के जाल के प्रारूप में किया जाता है। जबकि अगर हम वेक्टर या सदिश की बात करते हैं तो प्रदर्शन बिंदुओं के माध्यम से, विशिष्ट बिंदुओं के माध्यम से खींची गई रेखाओं के समुच्चय के द्वारा होता है। एक लेखा चित्र जिसको रेस्टर कहते हैं, फाइल प्रतिबिंब का प्रदर्शन, है ना, फाइल प्रतिबिंब का प्रदर्शन कागज की तिरछी रेखा को उपविभाजित करके छोटी आयतों के समूह जिसे सेल कहते हैं उसमें करते हैं। मतलब क्या है? यहां पर सेल में हम डेटा को भरते हैं। सेल हम जानते हैं क्या होता है? रो और कॉलम, स्तंभ और जो पंक्ति होती है उसके बीच का जो पार्ट होता है जो क्रॉस करता है। मान लीजिए एक पंक्ति ये आ गई है ना, एक पंक्ति ये आ गई है,
एक पंक्ति ये आ गई है और एक रो ये आ गई है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक सेल हो जाएगी। फिर अगली रो आ गई तो ये दूसरी सेल हो जाएगी। फिर अगला कॉलम आ गया तो ये ऐसी रो बढ़ती चली जाएगी। इसमें प्रत्येक सेल को एक स्थान प्रदान किया जाता है और उसको उस स्थान को उसके गुण के आधार पर एक मूल्य दिया जाता है। ये आप देख पा रहे हैं जाल है और इस पर रो पंक्ति के रूप में ये आप एक प्रकार का सेल देख पा रहे हैं। ये जाल सेल है। जाल में से कोई एक सेल निकाला गया जहां पर कोई वैल्यू डाली जाएगी, किसी वैल्यू को यहां पर रखा जाएगा और ऐसे वैल्यू भरते भरते आप इस तरीके से, मतलब क्या, चित्ररेखा पुंज जो रेस्टर फॉर्मेट है जाल में, इस प्रकार से आप कुछ चीजों का निर्माण कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हम कैसे यहां पर प्लॉट करने वाले हैं, चीजों को बनाने वाले हैं। इसकी पंक्तियों और स्तंभों के निर्देशांक, मतलब जिनको कोऑर्डिनेट कहते हैं, भी पिक्सल की पहचान कर सकते हैं। जो भी जो एक कॉलम होता है, सेल होता है, उसकी पहचान ये कर सकते हैं। आंकड़ों का यह प्रदर्शन प्रयोक्ता को प्रतिबिंब के पुनर्गठन और दृश्यांकन में सहायता करता है। सेलों के आकार और उनकी संख्या के बीच संबंधों को चित्ररेखा पुंज रेस्टर के विभेदन के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। चित्र में रेस्टर प्रारूप में आंकड़ों के आकार के प्रभाव को स्पष्ट किया जाता है। क्या करते हैं, आंकड़ों के प्रभाव के आकार को एकदम स्पष्ट किया जाता है। रेस्टर फाइल प्रारूप का प्रयोग निम्न क्रियाओं में किया जाता है। जैसे हम क्या करें, उपग्रही, अगर हम बात करें उपग्रही प्रतिबिंब, वायव फोटो चित्र, क्रम विकसित कागजी मानचित्र का प्रदर्शन करना है, तो जब लागत कम करनी है तब, जब मानचित्रों में व्यक्तिगत मानचित्र के लक्षण का विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है तब, और जब बैंक ड्रॉप मानचित्र की आवश्यकता है तब हम इन जगहों पर रेस्टर फाइल प्रारूप का उपयोग कर सकते हैं। सदिश आंकड़ा प्रारूप क्या है, तो तिरछी रेखा का सदिश आंकड़ा प्रारूप केवल निर्देशांक के प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं को दर्ज करके रेखा की स्थिति को दर्ज करते हैं। मतलब प्रारंभ के बिंदु लिख लिए, आखिरी के लिख लिए और फिर हम उसकी रेखा की स्थिति को दर्ज कर लेते हैं। प्रत्येक बिंदु की अभिव्यक्ति 2 या 3 संख्याओं के रूप में हो सकती है। यह तथ्य इस बात पर निर्भर करेगा कि प्रदर्शन कैसा है। अगर आप 2 डायमेंशनल की बात कर रहे हैं, द्विआयामी तो 2 बिंदु, त्रिआयामी तो 3 बिंदु, है ना, कि द्विआयामी हो या त्रिआयामी है, जिन्हें ए बी या ABC के द्वारा आप दिखा सकते हैं। हम देखेंगे भी चित्र के अंदर, हम ये बात करने भी वाले हैं चित्र में, हम ये देखेंगे भी। जैसे आप देखें, ये 2 आयामी है और ये त्रिआयामी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से यहाँ पर वो सिंगल डायमेंशन या डबल डायमेंशन की यहाँ पर बात की गई है। एक सदिश आंकड़ा मॉडल अपने यथार्थ निर्देशांक द्वारा भंडारित बिंदुओं का प्रयोग करता है। इसमें रेखाओं और क्षेत्रों का निर्माण बिंदुओं के अनुक्रम द्वारा होता है। रेखाओं की दिशा बिंदुओं के क्रमण के अनुरूप होती है, मतलब जिस क्रम में बिंदु आगे बढ़ रहे हैं उसी क्रम में रेखा की दिशा आपको देखने को मिलेगी। बहुभुजों का निर्माण बिंदुओं और रेखाओं द्वारा होता है। सदिश आंकड़ों के निवेश के लिए हस्तेन अंकीकरण, हैंड रिटन सर्वोत्तम विधि यहां पर मानी गई है कि सबसे अच्छी विधि यहां पर कहलाती है। सदिश फाइलों का प्रयोग निम्न के लिए कर सकते हैं। किस किस के लिए, उच्च परिष्कृत के लिए कर सकते हैं आप, फाइलों का आकार महत्वपूर्ण हो उसके लिए कर सकते हैं, मानचित्र के प्रत्येक लक्षण का विश्लेषण आवश्यक हो तब कर सकते हैं, वर्णनात्मक सूचना का भंडारण जरूरी हो तब हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ये कुछ अंतर आपको बताए गए हैं, किसमें, रेस्टर और वेक्टर में। तो आप ये देखें कि रेस्टर, अगर हम वेक्टर की बात करें तो यहाँ पर संघित आंकड़ा संरचना है, परिपथ जाल विश्लेषण के लिए दक्ष है, प्रक्षेपण रूपांतरण में दक्ष है, परिशुद्ध मानचित्र परिवेश है। रेस्टर में देखें तो आंकड़ा संरचना सरल है, अधिचित्रण सरल और दक्ष है, सुदूर संवेदन प्रतिबिंबों के साथ असंगत है, उच्च स्थानिक विचरणशीलता का दक्ष प्रतिनिधित्व है, स्वयं की प्रोग्राम हेतु सरल है, अनेक गुणों के वही ग्रिड सेल। हानि यहां पर आप देख सकते हैं कि हानि स्पष्ट रूप से लिखी हुई है। अगर वेक्टर की हानि देखें तो आंकड़ा संरचना जटिल है, अधिचित्रण के लिए कठिन है, उच्च स्थानिक विचरणशीलता का अध्यक्ष प्रतिनिधित्व है, सुदूर संवेदन प्रतिबंधों के साथ असंगत है। अगर आप रेस्टर की देखें हानि तो कंप्यूटर भंडारण का अध्यक्ष प्रयोग है, परिमाप और आकृति में त्रुटियां हैं, परिपथ जाल की विश्लेषण कठिन है, प्रक्षेपण का रूपांतर अध्यक्ष है। तो ये सब दोनों की हानियां और दोनों की लाभ आपको बताए गए हैं अंतर के रूप में। ये कुछ पॉइंट बताए गए हैं, कुछ चिन्ह बताए गए हैं जिनका हम उपयोग करते हैं अलग अलग जगह पर। जैसे आप देख पाएं कि हम ये कुछ सत्ताएं बताने के लिए इस प्रकार का रेस्टर में उपयोग करते हैं, यथार्थ सत्ताओं को इस तरीके से बताते हैं, और वेक्टर में कुछ इस तरीके से हम बता सकते हैं। इस तरीके से हम उनकी सत्ता या ताकत को वहां पर बताते हैं, दर्शाते हैं। अब यहां से अब एक दूसरे टॉपिक पर हम बात करेंगे, भौगोलिक सूचना तंत्र की क्रियाओं का अनुक्रम, मतलब तत्व क्या होने वाला है, सीक्वेंस ऑफ एक्टिव एलिमेंट्स ऑफ जीआईएस क्या होगा, उस पर हम बात करेंगे। तो भौगोलिक सूचना तंत्र की क्रियाओं का अनुक्रम, भौगोलिक सूचना तंत्र से संबंधित कार्य की क्रियाओं में अनुक्रम सम्मिलित है। उनके कुछ स्टेप हैं जिन पर हम बात करें, कुछ चीजें। जैसे आप देखें स्थानिक आंकड़ा निवेश की बात कर रहे हैं,
गुणन्यास की प्रविष्टि आप देखें, आंकड़ों का सत्यापन एवं संपादन की बात करेंगे, स्थानिक एवं गुणन्यास कणों में संबंध, स्थानिक एवं गुणन्यास आंकड़ों में संबंध की बात कर रहे हैं, है ना, आंकड़ों में संबंध की बात हो रही है यहां पर, और स्थानिक विश्लेषण। तो ये क्या है, ये कुछ चीजें इसमें शामिल की गई हैं। स्थानिक आंकड़ा निवेश की अगर आप बात करते हैं सबसे पहले, तो भौगोलिक सूचना तंत्र में स्थानिक सूचना प्रति निम्न स्रोतों से की जा सकती है। कैसे? आंकड़ा आपूर्तिदाता से आंकिक आंकड़ा समुच्चय, सेट ऑफ जो भी उनके सेट्स हैं उसको प्राप्त करके, जिस व्यक्ति या समूह के आंकड़ा प्राप्त करना होता है उसके पास आंकिक आंकड़ा लघु मापनी से लेकर बृहद मापनी के मानचित्रों पर उपलब्ध रहता है। यह आंकड़े स्थानीय सरकार या किसी निजी संस्थाओं के पास भी उपलब्ध होते हैं। प्रयोक्ता आंकड़े आसानी से बिना किसी परेशानी के, प्रयास के बिना, समय की बचत करते हुए प्राप्त कर सकता है। परंतु जब आंकड़ों का विभिन्न स्रोतों से प्राप्त करना होता है, तब किसी परियोजना में संयोजित करना होता है, तो आपको किसी परियोजना से जुड़ना होता है। उस स्थिति में आंकड़ों की सत्यता, वैलिडिटी पर ध्यान देना चाहिए कि आंकड़े कितने सही है, कितने गलत हैं, क्योंकि इसमें प्रक्षेप, मापनी, आधार तल तथा गुणों की व्याख्या में अंतर समस्याएं पैदा कर सकते हैं। ये समस्याएं यहां पर आ सकती हैं। इसके लिए हमें निम्नलिखित विशेषताओं पर ध्यान देना है। कौन कौन सी? आंकड़ा किस मापनी पर उपलब्ध है, पहली चीज। फिर हम क्या, प्रयोग में लाई गई भौगोलिक संदर्भ प्रणाली क्या है, दूसरी चीज। आंकड़ा संग्रहण किस विधि से किए गए हैं, उनकी निर्देशन सामरिकी क्या है। एकत्रित आंकड़ों की गुणवत्ता क्या है। आंकड़ों का वर्गीकरण किस विधि से किया गया है। मानचित्रण इकाइयों का आकार और आकृति क्या है, और रिकॉर्ड की लंबाई, है ना। तो इन चीजों को हमें ध्यान रखना चाहिए। इन बातों, ये जो विशेषताएं हैं, इनको हमें यहां पर ध्यान रखना चाहिए। प्रयोक्ता को यह ध्यान रखना चाहिए कि आंकड़ों का प्रयोग अनेक स्रोतों से किया जाता है। ऐसे स्थानों पर जहां प्रशासनिक सीमाएं, एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज हैं, का बंधन हो, वहां पर आंकड़ों के समन्वय में कई संदर्भ में बाधा आती है, कई प्रकार की परेशानी आपको वहां पर, हर्डल्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे भौगोलिक संदर्भ प्रणाली, व्यक्तिगत सर्वेक्षण की सामरिक आंकड़ों का वर्गीकरण एवं निर्देशन आदि, इन बाधाओं के प्रति प्रयोक्ता को सजग रहना चाहिए जो राज्यों एवं जिलों की सीमाओं की बाधाएं उत्पन्न करती हैं। यदि प्रयोक्ता द्वारा एकत्रित आंकड़ों में संगतता स्थापित होती है ना, यदि प्रयोक्ता द्वारा एकत्रित आंकड़ों में संगतता स्थापित होती है, तो अगला चरण क्या है, स्थानांतरण के माध्यम से। किसके माध्यम से? स्थानांतरण के माध्यम से भौगोलिक सूचना तंत्र को आंकड़ों का स्थानांतरण है। इसके लिए आपको डेट, टेपो, सीडी रोम्स और फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग होता है, उनका उपयोग यहां पर किया जाएगा। ऐसी स्थिति में कोडिंग और संरचना करने वाली प्रणाली का भौगोलिक सूचना तंत्र प्रणाली में परिवर्तन करना चाहिए, इसमें बदलना चाहिए। हस्तेन विधि, जो हम हैंड रिटन मेथड की बात कर रहे हैं, हस्तेन विधि द्वारा आंकिक आंकड़ा समुच्चय की रचना, हम हैंड रिटन के द्वारा आंकिक आंकड़ों की समुच्चय की रचना की बात करेंगे। भौगोलिक सूचना तंत्र में आंकड़ों के हस्तेन निवेश की निम्न विधियां हैं। आंकड़ा, स्थानिक आंकड़ों की प्रविष्टि डायरेक्टली कर दें, गुणन्यास की प्रविष्टि कर दें, स्थानिक और गुणन्यास का सत्यापन और संपादन करें, पहले उनकी वैलिडिटी चेक करें, फिर उसको पब्लिश करें। यदि संभव हो सके तो स्थानिक का गुणन्यास से योजन करना, मतलब स्थानिक जो आंकड़ा है उसको गुणन्यास के साथ आप उसका योजन करें, उसको जोड़ें। हस्तेन विधियां इस तत्व पर निर्भर करती हैं क्या सूचनाधार की संस्थिति वेक्टर है अथवा जिसको हम कहते हैं रेस्टर, जाल सेल कहते हैं, जाल सेल, तो जाल सेल है ना, मतलब जाल सेल कहते हैं तो जाल सेल है। भौगोलिक सूचना तंत्र में स्थानिक आंकड़ों के निवेश साधारण विधियां निम्नलिखित हैं। उनमें कौन कौन सी विधियों का हम उपयोग करेंगे, तो अंक रूपण का उपयोग करेंगे और क्रम वीक्षण, ये दो विधियां यहां पर भौगोलिक निवेश की हो सकती हैं। देखो, भौगोलिक आंकड़े जो हैं बिंदु, रेखा अथवा बहुभुज, बिंदु आप जानते हैं, रेखा आप जानते हैं, और बहुभुज पिक्सल के रूप में होते हैं। मतलब कि अगर मैं बात करूं कि ऐसा एक बिंदु हो सकते हैं, ऐसी एक रेखा हो सकते हैं, इस प्रकार का कोई इनका बहुभुज हो सकता है इसमें, तो अब ये क्या होंगे, पिक्सल के फॉर्म में होते हैं। इनके निर्देशांक मतलब कोऑर्डिनेट की श्रृंखला का प्रयोग करके परिभाषित करते हैं, मतलब हर एक जगह अपना अपना इनका कुछ ना कुछ, इसकी कोई वैल्यू होगी, यहाँ कोई वैल्यू, यहाँ कोई वैल्यू, यहाँ कोई वैल्यू, इनके कोऑर्डिनेट की संख्या का कोऑर्डिनेट की श्रृंखला का प्रयोग करके परिभाषित करते हैं। इनको या तो मानचित्र या वायर फोटोग्राफी के भौगोलिक संदर्भ तंत्र का उल्लेख करके अथवा इनमें जाल अथवा वर्ग का अधिचित्रण करके प्राप्त किया जा सकता है।
अंकों व क्रम वीक्षकों के प्रयोग से निर्देशांकों को लिखते समय और श्रम की बचत होती है। मतलब निर्देशांक आप लिखते हैं तो श्रम की बचत हो जाती है। यहां हम इस विषय पर चर्चा करेंगे, क्रम वीक्षक का प्रयोग किस प्रकार भौगोलिक तंत्र के कोड में स्थानिक आंकड़ों की रचना करने में होता है या सहायक होता है। क्रम वीक्षक, तो क्रम वीक्षक क्या है? तो क्रम वीक्षक जो है वो वे साधन है जो समरूप आंकड़ों का, है ना, क्या करते हैं, जो समरूप आंकड़ों को आंकिक जाल आधारित प्रतिबिंबों में परिवर्तित करते हैं। समरूप आंकड़ों को आंकिक जाल आधारित प्रतिबिंबों में परिवर्तित करते हैं। इनका प्रयोग एक रेखा मानचित्र को उच्च विभेदन रेखा मतलब क्या करते हैं, एक रेखा मानचित्र को एक रेस्टर में, जिसको हम कहते हैं रेखा चित्र या चित्र रेखा पुंज, उसमें परिवर्तन, उसके प्रतिबिंबों में परिवर्तन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऐसे स्थानिक आंकड़ों के परिग्रहण प्रयोग में होता है। रेस्टर प्रतिबिंबों का प्रयोग आगे संसाधित करके, है ना, आगे क्या करके, आगे संसाधित करके वेक्टर संस्थिति प्राप्त करने में इसका प्रयोग किया जा सकता है। क्रम वीक्षक के दो आधारभूत प्रकार हैं, कौन कौन से? एक ये आंकड़ों को क्रम से दर्ज करते हैं और दूसरा क्या है, यह किसी भी प्रचालन में संपूर्ण दस्तावेज क्रम वीक्षण कर सकते हैं ना, क्या कर सकते हैं, संपूर्ण दस्तावेज का क्रम वीक्षण इनके द्वारा किया जा सकता है। पहली विधि के अंतर्गत अगर हम बात करें तो इसमें एक चल भुजा पर स्थित प्रकाश उत्सर्जक डायोड, है ना, प्रकाश उत्सर्जक डायोड या एक स्थायी प्रदीप्ति लैंप तथा एक उच्च विभेदक लैंप सहित आंकिक कैमरा लगा होता है। क्या लगा होता है? आंकिक कैमरा लगा होता है का प्रयोग करते हैं। कैमरा का एक सारणी में व्यवस्थित विशेष संवेदक जिन्हें आवेशित युग्मित साधन सीसीडीज कहा जाता है को अर्धचालक साधन होते हैं। क्या होते हैं? अर्धचालक या सेमीकंडक्टर होते हैं। यह अपनी सतह पर पड़ते प्रकाश के कैटनों को, है ना, कैटनों को इलेक्ट्रॉन्स के रूप में, ये इलेक्ट्रॉन्स के समूह में स्थानांतरित कर देते हैं। बाद में आंकिक मद के रूप में दर्ज कर लिया जाता है। किसी भी क्रम वीक्षक का संचालन मानचित्र पर दो आयामी, है ना, कैसे, दो आयामी आंकिक प्रतिबिंब का निर्माण करता है। क्रम वीक्षित मानचित्र को घूमते हुए ड्रम पर, है ना, कैसे, घूमते हुए ड्रम पर या चपटे तल पर आरोपित कर सकते हैं। चपटे तल पर क्रम वीक्षकों में प्रकाश के स्रोत को दस्तावेज के ऊपर व्यवस्थित तरीके से ऊपर और नीचे घुमाते हैं। ऐसे क्रम वीक्षक हेतु मानचित्रों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, जिन्हें एक स्टैंड पर लगा देते हैं तथा प्रदीप्ति स्रोत और कैमरा सारणी एक ही जगह पर स्थित होते हैं। प्रदीप्ति का स्रोत और कैमरा सारणी क्या है? एक ही जगह पर स्थित होते हैं। आधुनिक क्रम वीक्षक प्रतिलोम के लेजर प्रिंटर से, कैसे, प्रतिलोम के लेजर प्रिंटर से मिलते जुलते आपको समझ में आएंगे, क्योंकि क्रम वीक्षित सतह प्रकाश संवेदक स्थानों के वियोजन से निर्मित होती है, उनके वियोजन से ये बनती है, जिसका प्रत्यक्ष संबंध सॉफ्टवेयर से होता है, जो डायरेक्टली किससे कनेक्ट होती है? आपकी सॉफ्टवेयर के साथ, जिसका सीधा जुड़ाव होता है। वियोजन का निर्धारण यांत्रिक भुजा की अपेक्षा संवेदक सतह की ज्यामिति और स्मृति की मात्रा द्वारा होता है। इसमें सबसे बड़ी कमी यह है कि क्रम वीक्षक प्रतिबिंब अशुद्ध होता है। क्रम वीक्षक प्रतिबिंब क्या है? अशुद्ध होता है, क्योंकि इसमें मूल मानचित्र के सभी दोष आ जाते हैं। क्या होता है? इसमें मूल मानचित्र के सभी दोष आ जाते हैं, इसलिए इसका प्रयोग करते समय इन्हें हटा देना चाहिए। क्या करना चाहिए? इसका प्रयोग करते समय इनको हटा देना चाहिए। गुण न्यास की प्रविष्टियां, स्थानिक आंकड़ों के गुण जिनका निपटान भौगोलिक सूचना वर्णन करता है, इनके गुण न्यास को प्रविष्ट किया जा सकता है। कैसे? स्थानिक गुण स्थल पर प्रग्रहण संस्पर्शी पिक्सेल के समुच्चय के रूप या एक रेखा के रूप में, जिसका प्रतिनिधित्व भौगोलिक सूचना तंत्र में एक विशेष रंग, चिन्ह, आंकड़ा द्वारा अवस्थित होते हैं। सड़क संबंधी गुणात्मक मूल होते हैं। जैसे अगर आपको सड़क दिखाना है तो सड़क की क्या है? कुछ लंबाई चौड़ाई पर बात करनी पड़ेगी, धरातल का रूप बताना पड़ेगा, पहाड़ी है, मरुस्थल में है या मैदान पर है। परिवहन की अनुमानित संख्या आपको बतानी पड़ेगी कि उस पर कितना परिवहन जाता है, मतलब उस पर ट्रैफिक कितना निकलता है, कितने वाहन लगभग रोज निकलते हैं। तो इनकी पूरक जानकारी पहले से भौगोलिक सूचना तंत्र की एक स्थानिक सूचना के रूप में विवरण सहित उसका भंडारण किया जाता है या किया जा सकता है। प्रकाशित रिकॉर्ड, सरकारी जनगणनाएं, प्राथमिक सर्वेक्षण अथवा स्प्रेडशीट्स जैसे स्रोतों के लिए गुणों को जीआईएस सूचनाधार में हस्तेन या मानक स्थानांतरण प्रारूप का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का आयात करके निवेश किया जाता है ना। क्या करते हैं? आंकड़ों का आयात करके निवेश किया जाता है। आंकड़ों का सत्यापन तथा संपादन,
भौगोलिक सूचना तंत्र में गृहीत आंकड़ों का सत्यापन किया जाता है। इसके लिए आंकड़ों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए त्रुटियों की पहचान एवं उन त्रुटियों में संशोधन किया जाता है, उन त्रुटियों में सुधार किया जाता है। इसके लिए त्रुटियों में आंकड़ों का मिलान, ऊपर नीचे छवि अंकन शामिल होता है, ऊपर नीचे छवि अंकन को शामिल किया जाता है। इसके लिए सर्वोत्तम विधि कंप्यूटर आलेखन बनाना, मूल मापनी पर परिभाषी कागज को अधिमान करते हुए, परिभाषी कागज को अधिमान करते हुए आंकड़े मुद्रित करना, उस पर लगाकर आंकड़ों को क्या करना, मुद्रित कर लेना। दोनों मानचित्र एक दूसरे पर भेजकर दाएं बाएं ऊपर नीचे करते हुए क्रमबद्ध तरीके से मानचित्रों की तुलना करना, उसको मिलाकर बहुत अच्छे तरीके से उसको कंपेयर करना। अगर त्रुटियां हैं तो उनको चिन्हित करेंगे, चिन्हित करने के बाद उनको फिर हम हटाएंगे। स्थानिक आंकड़े अपूर्ण अथवा दोहरे हैं। अगर त्रुटियां हैं तो पहली त्रुटियां स्थानिक आंकड़े अपूर्ण हैं या दोहरे हैं, तो इनमें क्या करेंगे, अपूर्ण बिंदुओं, रेखाओं, बहुभुज के हस्तैन प्रविष्टियों के विलोपन से उत्पन्न हो जाती हैं। विलोपन रेखाओं के मध्य अंतर के रूप में जहां हम रास्टर वेक्टर परिवर्तन प्रक्रिया एक रेखा के सभी भागों के समुच्चय में असफल हो जाती है। तो अगर अपूर्ण है और दोहरे हैं तो इनका भी हम समाधान करेंगे। स्थानिक आंकड़े गलत मापनी पर हैं। गलत मापनी पर निवेशी स्थानीय आंकड़ों को जन्म देती है। क्रम विकसित आंकड़ों की समस्याएं तब उत्पन्न होती हैं जब भौगोलिक प्रक्रिया के संदर्भ में अशुद्ध मदों का प्रयोग किया जाता है। किसका? अशुद्ध मदों का प्रयोग किया जाता है। मीडियम्स जो है जब आप वो गलत चुन लेते हैं तब ये दिक्कत आ जाती है। स्थानिक आंकड़े विरूपित होते हैं यदि अंकीकरण के लिए प्रयुक्त आधारी मानचित्रों की मापनी अशुद्ध है ना। अगर मापनी बिल्कुल अशुद्ध है तो बायोफोटोग्राफ में विशेषकर लेंस के विरूपण, स्थलीय झुकाव के विस्थापन से मापनी अशुद्ध हो जाती है। इसके अतिरिक्त प्रयुक्त कागजी मानचित्रों और क्षेत्र प्रलेखों में वर्षा और धूप के कारण बार बार मुड़ने से विरूपण आ सकता है। यदि सूचनाधार का निर्देशांक तंत्र निवेशी प्रलेख में प्रयुक्त निर्देशांक तंत्र से भिन्न है तो क्या करें, निर्देशांक एक दूसरे में क्या होना, निर्देशांकों का एक दूसरे में परिवर्तन आवश्यक हो जाता है, परिवर्तन करते हैं। इन त्रुटियों में संशोधन, संपादन, संवर्धन क्रियाओं द्वारा किया जा सकता है। यह कार्य खर्चीला और अन्योन क्रियात्मक होता है, बहुत खर्चीला हो जाता है। ये आंकड़ों का संपादन त्रुटियों से युक्त मानचित्र के भाग को कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखकर सॉफ्टवेयर के माध्यम से कुंजी पटल मतलब कीबोर्ड, माउस द्वारा नियंत्रित स्क्रीन प्रसंकेतक मतलब क्या हो गया, कर्सर अथवा छोटे अंकक टैबलेट या किसी का भी प्रयोग करते हुए आप उसका क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। सदिश सूचनाधार में स्थितिजन्य छोटी त्रुटियों का संशोधन स्क्रीन प्रसंकेतक द्वारा स्थानिक सत्ताओं को हिलाकर किया जाता है। परंतु कुछ भौगोलिक सूचना तंत्र में कंप्यूटर निर्देशों का प्रयास है ना, कंप्यूटर निर्देशों का प्रयास प्रयोग करते हुए ग्राफी सत्ताओं का आवश्यकता अनुसार हिलाया, घुमाओ, मिटावा, प्रविष्ट कराया, फैलाया या खंडित किया जा सकता है। यहां आंतरिक निर्देशांक एक रेखा को परिभाषित करते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, वेडिंग एल्गोरिथम कहा जाता है। इन्हें वेडिंग एल्गोरिथम के द्वारा हटाया जा सकता है, जबकि रास्टर आंकड़ों में गुणात्मक मदों और स्थानिक त्रुटियों को दोषपूर्ण सेलों के मदों की मदद से परिवर्तन करके संशोधित किया जा सकता है। जिस सेल में कुछ दिक्कत है वो आइडेंटिफाई हो जाएगी, उसमें हम चेंज कर देंगे। एक बार त्रुटियों के संशोधन हो जाने के पश्चात वेक्टर रेखा और बहुभुज परिपथ जाल से समस्थिति उत्पन्न की जा सकती है। उससे क्या कर सकते, समस्थिति को उत्पन्न किया जा सकता है। आंकड़ा परिवर्तन, आंकड़ों के परिवर्तन एवं विश्लेषण करते समय एक ही प्रकार के प्रारूप का प्रयोग करना चाहिए। आप बार बार प्रारूप को बदलेंगे नहीं, एक ही फॉर्मेट, एक ही प्रारूप का प्रयोग वहां पर किया जाएगा। अर्थात या तो सभी सदिश होंगे या सभी आपके रास्टर होंगे या वेक्टर होंगे, जो भी है वो सभी एक ही होंगे। आमतौर पर परिवर्तन सदिश से रास्टर में, वेक्टर से रास्टर में होना चाहिए, क्योंकि विश्लेषण का सबसे बड़ा भाग चित्र रेखा पुंज परिमंडल में होता है। सदिश आंकड़ों का चित्र रेखा पुंज मतलब जिसको रास्टर कहते हैं, रास्टर आंकड़ों में होना चाहिए। तो प्रयुक्त परिभाषिक सेल आकार के साथ वर्ग के अधिचित्रण से होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि चित्र रेखा पुंज प्रारूप की आंकड़ों का परिवर्तन सदिश प्रारूप में करना है। मतलब अगर आपको सदिश प्रारूप में करना है तो तभी होता है जब कोई रेखा पुंज आंकड़ों के भंडारण स्थान की जरूरत होने पर आंकड़ों का लघुकरण करना होता है। क्या होता है, आंकड़ों का लघुकरण करना होता है। भौगोलिक आंकड़े, सहलग्नता और सुमेलन। भौगोलिक सूचना तंत्र में स्थानिक एवं गुणन्यास की सहलग्नता महत्वपूर्ण और आवश्यक है, क्योंकि यदि ऐसा नहीं हुआ तो गुणन्यास को असंबद्ध स्थानिक आंकड़ों से सहलग्न करने का परम आंकड़ा विश्लेषण से अस्त व्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी। आंकड़े एक स्तर से दूसरे स्तर में क्या होता है, उनका सुमेलन जरूरी हो जाता है। सहलग्नता,
भौगोलिक सूचना तंत्र के अंतर्गत विभिन्न आंकड़ों के समुच्चय से जुड़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि यदि हम राज्य में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा के स्तर को जानना चाहते हैं, और दूसरी ओर हमारे पास यह भी उपलब्ध है कि स्कूल में पढ़ाने वाले टीचरों का शैक्षिक स्तर क्या है, शिक्षकों की योग्यता क्या है, तो हम स्कूल की शिक्षा के स्तर को स्कूल में पढ़ाने वाले अध्यापकों की योग्यता से जोड़ना पड़ेगा। तब हम जाकर देख पाएंगे कि भाई इतने योग्य होने के बाद इतना कम क्यों है शैक्षिक स्तर, तो हमें जोड़ना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, निश्चित निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, एक निश्चित निष्कर्ष हमें मिल जाता है। यथार्थ सुमेलन, यथार्थ सुमेलन का अर्थ है मिलान, अर्थात यदि हमारे पास कंप्यूटर फाइल में अनेक भौगोलिक लक्षणों की सूचना है, जैसे किसी नगर की गलियों के बारे में, और यदि उन्हीं समुच्चय लक्षणों के बारे में सूचना आंतरिक किसी और फाइल में है, तो दोनों फाइलों की समान कुंजी, दोनों का एक जगह लाकर मिलान आसानी से कर सकते हैं। इन दोनों फाइलों को जोड़कर किसी अन्य फाइल में संचय कर सकते हैं ना, दोनों फाइलों को जोड़कर किसी अन्य फाइल में इसका संचय कर सकते हैं। पदानुक्रमिक सुमेलन की बात कर रहे हैं। भौगोलिक सूचना तंत्र में कुछ सूचनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें विस्तार पूर्वक क्रमवार, है ना, विस्तार पूर्वक परंतु क्रमवार एकत्रित किया जा सकता है। जैसे कि हम क्या बात करें, एक विस्तृत क्षेत्र में फसल संयोजन की अगर हम बात कर लेते हैं तो उसके जो आंकड़े हैं, और दूसरी ओर कुछ सूचनाएं ऐसी हैं जैसे छोटे क्षेत्र में कभी कभार कम अंतराल पर एकत्रित की जाती है, जैसे भूमि परिवर्तन के आंकड़े, बंजर भूमि, है ना, बंजर भूमि से सुधार, इस प्रकार के आंकड़े कम एकत्रित किए जाते हैं। यदि छोटे क्षेत्र में बड़े क्षेत्र में समाहित हो जाते हैं, तभी केंद्र के आंकड़ों के सुमेलन का तरीका अनुकूलित होता है, या उसे अनुकूलित सुमेलन कह सकते हैं। इसमें छोटे क्षेत्रों के आंकड़ों को तब तक एकत्रित करके जोड़ा जाता है जब तक समूहित बड़े क्षेत्र या बड़े केंद्रों से सुमेलित नहीं हो जाते, तब तक इनको समूलित करके देखते हैं। अस्पष्ट सुमेलन का मतलब क्या है, कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है जब छोटे क्षेत्रों की सीमाएं बड़े क्षेत्रों से नहीं मिलती हैं। जैसे यदि हम किसी फसल की सीमाएं देखें, 2 फसल दी गई है तो फसल सीमा की बात करें, खेतों के किनारे प्रायः परिभाषित होती है जिसको फसल सीमा कहते हैं। वह मृदा प्रकारों की सीमाओं से मेल नहीं खाती, हो सकता पूरी काली मृदा हो लेकिन हमने आधा सोयाबीन लगाया, आधा मूंगफली लगाई, ऐसा भी हो सकता है। यदि हम किसी विशेष फसल के सबसे उपजाऊ मृदा का निर्धारण करना चाहें तो हमें 2 समुच्चय का अधिचित्रण करना होगा। प्रत्येक प्रकार की मृदा की शस्य उत्पादकता का अभिकरण भी करना होगा। एक भौगोलिक सूचना तंत्र इन सभी प्रचालनों को कार्यान्वित करता है। स्थानीय सूचना के समुच्चय तभी जोड़े जा सकते हैं जब वे एक भौगोलिक क्षेत्र से संबंध हो, है ना, तब क्या हो, तब एक भौगोलिक क्षेत्र से उनका संबंध हो। स्थानिक विश्लेषण अगर आप देखें तो भौगोलिक सूचना तंत्र को अन्य सूचना तंत्रों से भिन्न करने वाली प्रबलता उसकी विश्लेषणात्मक सामर्थ्य है, जिसे हम स्थानिक विश्लेषण क्रियाएं भी कहते हैं। विश्लेषण क्रियाओं के माध्यम से हमें यथार्थ विश्व से संबंधित प्रश्नों के उत्तर स्थानिक और गैर स्थानिक गुणों के प्रयोग प्राप्त हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, भौगोलिक मॉडलों का विकास हो जाता है। यह मॉडल भौगोलिक आंकड़ों में अधशायी प्रवृत्तियों के उजागर करके, है ना, उन क्या होती है, अधशायी प्रवृत्तियों को उजागर करके नई संभावनाओं को व्यक्त करते हैं। इन संभावनाओं के माध्यम से आंकड़े उपयोगी सूचनाओं में परिवर्तित होकर नीति निर्माताओं की आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हैं, नीति निर्माताओं की आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप देखें, भौगोलिक सूचना तंत्र के अंतर्गत दिशा और काल से संबंधित अनेक घटनाओं की भविष्य की प्रवृत्तियों का पूर्वानुमान करते हैं। जैसे आजकल मौसम के बारे में सटीक भविष्यवाणी करना, जिसमें किसी भी विश्लेषण को करने से पहले समस्या की पहचान करना, विश्लेषण के उद्देश्य को परिभाषित करना, ये सब कुछ शामिल है। इसके निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए हमें कई प्रक्रियाओं की आवश्यकता पड़ती है, हम कई प्रक्रियाओं से होकर निकलते हैं। जैसे आप देखें क्या क्या है विधियों के लिए, क्या हम विश्लेषण निम्न विधियों से करेंगे, जैसे अधिचित्रण विश्लेषण, बफर विश्लेषण, परिपथ जाल विश्लेषण, आंशिक विश्लेषण। लेकिन हम केवल यहाँ पर अधिचित्रण और बफर विश्लेषण की ही चर्चा करने वाले। अधिचित्रण की बात करें, यह भौगोलिक सूचना तंत्र का प्रमाण चिन्ह है। अधिचित्रण प्रचालन का प्रयोग करके मानचित्र के अनेक गुणों के स्तरों का समन्वय करने में है। पहला चित्र सड़क का और दूसरा चित्र आप देखें रेल मानचित्र का, तो इनको क्या करेंगे, एक तीसरा चित्र तैयार कर देंगे जिसमें हमें परिवहन का मिल जाएगा। जैसे आप देखें पहला चित्र यहाँ पर सड़क का है, दूसरा चित्र यहाँ पर रेल का है, दोनों को समन्वित कर दिया तो हमें परिवहन मिलेगा जिसमें सड़क और रेल दोनों है। तो ये क्या कहलाता है, इसको हम अधिचित्रण प्रचालन कहते हैं। फॉर्मूला क्या हो गया इसका, x + y = z। दोनों हमने यातायात के दोनों साधनों को जोड़ा और एक तीसरी चीज मिल गई जिसको हमने परिवहन का मानचित्र कह दिया। आप ये सिटी देख पा रहे हैं, यहाँ पर अलीगढ़ की कुछ जमीन के बारे में बात की जा रही है, उसको बताया गया है किस स्केल पर। तो ये मैप में हम इस तरीके से, ये अधिचित्रण कहला जाता है, ये इसमें बताया गया है।
मानचित्र अधिचित्रण कई प्रकार से किया जाता है। इसका प्रयोग दो विभिन्न कालों की भूमि उपयोग के बारे में, नगरीय विकास के बारे में आप कर सकते हैं, जैसा कि आप इन चित्रों में देख पा रहे हैं। आप इसमें देख पा रहे हैं कि हम दो अलग अलग चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, कि भूमि उपयोग के बारे में बात कर रहे हैं, रेजिडेंशियल, विलेज, कमर्शियल, यूनिवर्सिटी, है ना, ग्रेवयार्ड, इंडस्ट्रियल, फोर्ट, वैकेंट लैंड, इन दोनों को क्या कर रहे हैं, अधिचित्रण करके बता रहे हैं। ये पुराना नक्शा है और ये नया नक्शा है, तो इस तरीके से भी हम अधिचित्रण यहां पर कर सकते हैं। बफर प्रचालन, यह विधि भौगोलिक सूचना तंत्र में महत्वपूर्ण स्थानिक विश्लेषण विधि है। बफर किसी भी बिंदु, रेखा अथवा क्षेत्र लक्षण के साथ साथ किसी निश्चित दूरी पर रचा जा सकता है, बनाया जा सकता है। यह स्कूल, दवा स्टोर, सड़कों, पार्कों जैसी सेवाओं से लाभान्वित अथवा वंचित जनसंख्या की स्थिति को दर्शाता है। यह वायु, जल एवं ध्वनि प्रदूषण के बिंदुक स्रोतों का मानव के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में, जनसंख्या के आकार के अध्ययन करने में भी सहायक होता है। ऐसा विश्लेषण समीप विश्लेषण कहलाता है। कैसा विश्लेषण कहलाता है? इसको सामीप्य विश्लेषण कहा जाता है। यह बहुभुज लक्षण बिना भौगोलिक लक्षणों का विचार किए उत्पन्न करता है। यह स्थानिक सामीप्य, है ना, क्या है, सामीप्य भी प्रदर्शित करता है, जैसा किसी औद्योगिक इकाई से किसी 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर के बफर में औद्योगिक अपशिष्ट की बात करें। आप देख पा रहे हैं यहां पर, ये हमने जो यहां पर बनाया है, तो किसी बिंदु के चारों ओर 500 मीटर, किसी बिंदु के चारों ओर 500 मीटर, तो यहां की बात, सड़क के किनारे 500 मीटर, औद्योगिक क्षेत्र से 1000 मीटर, मतलब ये औद्योगिक क्षेत्र बना दिया, और उससे 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर के चारों तरफ। तो ये बफर जोन कुछ इस तरीके से दिखाए जा सकते हैं। ये बफर, जैसे आप देखें, बफर इन किलोमीटर्स अराउंड सिटीज हॉस्पिटल, मतलब आप देख पा रहे हैं, ये सफेद बता रहा है 2 किलोमीटर का रेंज, है ना, फिर ये 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, ये अस्पतालों की संख्या यहां पर इस तरीके से बताई जा सकती है। बता सकते हैं कि भाई कैसे हमें यहां पर दिखाना है। तो अस्पतालों के चारों ओर विनिर्दिष्ट दूरियों के बफर यहां पर बताए गए हैं कि अस्पतालों के आसपास आपको कैसे ये जो बफर जोन है उनका हम यहां पर उपयोग कर रहे हैं। अब इन सब में हम कुछ अलग अलग सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं, जैसे आप देखें, आर्क व्यू की बात कर रहे हैं, आर्क जीआईएस की बात कर रहे हैं, जियो मीडिया की बात कर रहे हैं, और भौगोलिक सूचना तंत्र के अन्य सॉफ्टवेयर, बिंदु रेखा, क्षेत्र लक्षण के साथ बफर विश्लेषण के मॉडल्स भी इनके द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे, स्कूल अथवा अस्पताल के चारों 2, 4, 6, 8, 10 किलोमीटर तक का बफर आप देख सकते हैं। तो एक प्रकरण अध्ययन के लिए आगरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, बुलंदशहर जिलों के बिंदुक स्थितियों का मानचित्रण आप देखेंगे। हमने देखा भी है चित्र के अंदर, जहां अस्पताल के पास बफर की रचना की गई है, तो आपको प्रतीत होगा कि लोग नगर के आसपास रहते हैं, वह चिकित्सीय सुविधाएं वहां पर अधिक होंगी। नगरों से दूर रहते हैं, वहां पर चिकित्सीय सुविधाएं कम होंगी। जैसे आप यहां पर देख पा रहे हैं, जहां पर आप देखें तो यहां पर हर किलोमीटर पर आपको कितने 2 अस्पताल देखने को मिल रहे हैं, है ना। अगर आप यहां पर देखें तो हर किलोमीटर पर आपको 10 अस्पताल देखने को मिल रहे हैं। तो ये क्या है, इससे आप शहर और गाँव के क्षेत्र को आसानी से बता सकते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन था, जो हमने अभी पूर्ण कर लिया है। सारी चीजें यहां देख ली हैं। आप इसके क्वेश्चंस लिखिए, एक बार उसको बुक से पढ़िए, है ना, फिर उसके शॉर्ट नोट्स, जो आप चैप्टर देख रहे हैं, जो वीडियो आपने देखा है, इससे कुछ की पॉइंट निकालकर शॉर्ट नोट्स बनाने की भी कोशिश कीजिए। मैग्नेट ब्रेन्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए, साथ ही साथ निःशुल्क शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है। हमारे टॉप कोर्सेज हैं, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उपलब्ध कराए जाते हैं ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, वेबसाइट पर, एप्लीकेशन पर, जिसके लिए आपको किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है। आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम के माध्यम से। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स की हिंदी चैनल, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।